वापस आ जाओ अमन, हमें और हमारे होने वाले बच्चे को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम लौट आओ प्लीज़। विलाप करती रचना पति अमन के पार्थिव शरीर से लिपट गई तो बड़ी ननद श्वेता ने उसे खींचकर अलग करने की कोशिश की, लेकिन रचना ने अमन का हाथ नहीं छोड़ा। श्वेता ने लाचारी से अपनी माँ शारदा की तरफ देखा। शारदा शोक संतप्त महिलाओं की भीड़ में से उठकर आई और पति को अंतिम पलों में निहारती रचना को झटके से खींचकर उससे अलग कर दिया। फिर रचना को लगभग घसीटती हुई शारदा भीतर ले आई। हमेशा चहकने वाला अमन आज कितना शांत लेटा हुआ है, मानो उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। रचना और उसके गर्भ में पल रहे 2 माह के अपने बच्चे से भी कैसे उसका मोह एक झटके में ही भंग हो गया। अभी 5 साल भी नहीं हुए थे उसकी शादी को, और ये व्रजपात। 30 वर्ष की उम्र में तो रचना की कई सहेलियों की शादी तक नहीं हुई थी, और उसने इसी उम्र में इश्क के लाल से लेकर वैधव्य के सफ़ेद रंग तक सब कुछ देख लिया। रचना कैसे स्वीकार कर ले नियति के इस कठोर फैसले को, लेकिन स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। अमन की पार्थिव देह की अंतिम यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी अपना काम कर चुके थे। उनके कहे अनुसार चचेरे छोटे भाई पंकज ने अपना सिर मुंडवाकर बड़े भाई को आखिरी भेंट दी। शारदा और श्वेता बार बार बेसुध होती रचना को पकड़कर पति के अंतिम दर्शनों के लिए लाई, तो रचना का दारुण कंदरन सुनकर उपस्थित जन समुदाय भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। बिंदी तो आंसुओं के साथ पहले ही बहकर जा चुकी थी। श्वेता ने निर्ममता से भाभी के हाथ की चूड़ियाँ भाई के सिरहाने फोड़ दी और सास शारदा ने पाँव की बिछिया निकालकर फेंक दी। रचना चाह कर भी विरोध नहीं कर पाई, ना ही कह पाई कि अमन को बहुत शौक था उसे भर भर हाथ चूड़ियाँ पहने देखने का। कोई जाकर देखे तो सही कि उसकी ड्रेसिंग टेबल कैसे अटी पड़ी है रंग बिरंगी चूड़ियों से। लेकिन शब्द भी निशब्द हो चुके थे। अंतिम यात्रा के लिए जैसे ही घर के आंगन ने अपने जवान लाडले को विदा दी, हर आंख नम हो गई। रचना दहाड़ मारकर बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद रचना को होश आया तो उसने खुद को महिलाओं से घिरा पाया। उसने घबराकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। वह इस भयावह हकीकत का सामना करने से कतरा रही थी। ओके बाय, अपना ख्याल रखना और हमारे बच्चे का भी, अमन ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहा था। हाँ बाबा, और हाँ, तुम भी पहुँचते ही फ़ोन कर देना। जवाब में रचना भी मुस्कुराई और अमन ने अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। रचना अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। बरसों से चला आ रहा यह संवाद आज भी दोनों के बीच रिपीट हुआ था, लेकिन तब रचना कहाँ जानती थी कि यह उनका आखिरी संवाद होगा। इससे पहले कि रोज की तरह अमन का ऑफिस पहुंचने का फ़ोन आता था, मगर आज रचना के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। हेलो जी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। क्या आप अमन जी को जानती हैं? उधर से आई आवाज़ की गंभीरता से रचना सहम गई। जी, वे मेरे पति हैं। आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं? रचना की छठी इंद्रियां उसे अशुभ संकेत दे रही थी। उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें लेकर संजीवनी हॉस्पिटल आया हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। विनोद ने एक सांस में सब कह डाला। रचना तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागी। ऑटो में बैठते ही उसने पंकज को फ़ोन कर दिया और तुरंत आने को कहा। भागते दौड़ते वह हॉस्पिटल पहुंची। पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। रचना पथराई सी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी करती रही। रचना अपने घर वालों के व्यवहार से दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब तक बात सब जगह फैल गई थी। अमन के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी मदद से अमन की बॉडी को एम्बुलेंस से घर लाने की कवायद हुई। कुछ महिलाएं रचना को घर ले आई और फिर जो कुछ हुआ वह तो अब तक रचना की आंखों से रिस ही रहा है।
वो लोग आ गए। चलो पहले रचना नहा ले, फिर एक एक कर बाकी तुम लोग भी नहा लो। शारदा ने श्वेता को इशारा करके रचना को बाथरूम ले जाने को कहा। रचना अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। पक्के रंग की साड़ी पहनना, कोई लेस वेस या गोटा किनारी ना लगी हो, यह जरूर देख लेना। शारदा का यह स्वर सुनकर रचना सोच में डूब गई। कच्चा पक्का तो कभी सोचा ही नहीं। अमन तो उसे हर रंग के कपड़े लाकर देता था, काले से लेकर सफ़ेद तक। किसी रंग से उसे कोई परहेज नहीं था। शारदा ने आकर एक बैगनी रंग की प्लेन साड़ी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। रचना बाथरूम की तरफ चल दी। शीशे में अपना चेहरा देखकर रचना डर गई। सूनी मांग माथे का चेहरा कितना डरावना लग रहा था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और शीशे पर तौलियां डालकर उसे ढक दिया। किसी तरह रात हुई। आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। शारदा और श्वेता किसी खास मंत्रणा में मशगूल थी। रचना किसी मूर्ति सी बरामदे में जड़ हुई बैठी थी। वह रोते रोते थक चुकी थी। उसका शरीर अब आराम करना चाहता था, लेकिन शारदा ने कहा था, बिना मुझसे पूछे कोई काम ना करना। ऐसा ना हो कि किसी की नासमझी के कारण दिवंगत आत्मा को कष्ट हो। इसलिए रचना सास की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। सो जाओ तुम लोग भी। शारदा की आवाज़ सुनकर रचना अपने कमरे की तरफ चली। बेड पर नहीं, तुम यहीं बरामदे में बिछी दर पर सोना, यही रिवाज है, शारदा ने कहा। रचना की कुछ भी कहने सुनने या विरोध करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने सुनी सुनी आंखों से सास की तरफ देखा और बिना तकिया ही दरी पर लुढ़क गई। सुबह आँख खुलते ही रचना का जी मिचलाने लगा। मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ दिन रहेगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। बस आप सुबह उठते ही 2 बिस्कुट चाय के साथ खा लेना, इससे आपको बेहतर लगेगा। लेडी डॉक्टर की कही हिदायत याद आते ही रचना रसोई की तरफ चली। अरे रुको, हाथ मत लगाना किसी भी चीज़ को। गऊ ग्रास से पहले कोई कुछ नहीं खाएगा। सास की कड़कती आवाज़ सुनते ही बिस्कुट का डब्बा उठाती रचना के हाथ कांप गए। क्या ये वही माँ जी है जो कल तक खुद अपने हाथ से उसे मनुहार करके चाय बिस्कुट खिलाती थी? सास का यह रूप देखकर रचना विस्मित थी। वह चुपचाप रसोई से बाहर आ गई और बरामदे में बिछी दर पर बैठ गई। रसोई धोई गई, फिर खाना बना। पहले गऊ ग्रास, फिर पिंडदान, फिर पंडित जी को भोजन। ये सब करते करते दोपहर हो गई। उल्टियाँ करती रचना बेहाल हो रही थी, लेकिन अभी तक पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। दोपहर बाद श्वेता उसके लिए एक प्लेट उबली हुई बेस्वाद सी सब्जी और बिना घी लगी 2 रोटी लेकर आई। मन हो ना हो, लेकिन शरीर को तो भूख लगती ही है, तब और भी ज़्यादा जब शरीर में एक और शरीर पल रहा हो। रचना ने लपक कर एक निवाला मुंह की तरफ किया। खाते ही उसे उबकाई सी आ गई। अमन कितना ख्याल रखता था उसके खाने पीने का। उसके आंखें फेरते ही सबका नज़रिया एक ही दिन में कितना बदल गया। जो माँ जी उसे खाले खाले कहती नहीं अधाती थी, वे आज देख भी नहीं रही कि वह खा भी रही है या नहीं। 2 बूंद आंसुओं और 2 घूंट पानी के साथ रचना ने 2 कौर किसी तरह निगल कर प्लेट एक तरफ सरका दी। रचना 12 दिन घर में सुतक रहेगा, इसी तरह का खाना बनेगा। वैसे भी अब सादगी की आदत डाल लो। हमारे यहाँ पति की चिता के साथ ही सब रंग रंग भस्म हो जाता है, समझी? शारदा ने उसकी झूठी प्लेट की तरफ नज़र डाली और श्वेता को प्लेट उठाने का इशारा किया। फिर पंडित जी को क्यों 56 भोग खिलाए जा रहे हैं? रचना ने अपने मन में उठे सवाल को वहीं का वहीं दफन कर दिया। सोच में सिर्फ एक ही बात थी, कहीं अमन की आत्मा को कोई तकलीफ ना हो। पहाड़ से दिन काटे नहीं कट रहे थे। रचना को हिदायत भी थी कि सुबह सबसे पहले उठकर नहाना धोना कर ले और पक्के रंग की कपड़े पहनकर बैठक के लिए बैठ जाए।
उसे ध्यान रखना होता था कि उसके चेहरे को कोई सुहागन स्त्री ना देख ले या कोई पुरुष उसे छू न जाए। उसके इस्तेमाल किए गए कंघे तौलिए तक को सबसे अलग रखा जाता था। दिन भर शोक जताने वालों का आना जाना लगा रहता था। रचना को हरेक के सामने अपना कलेजा चीर कर दिखाना होता था कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। आने जाने वालों की संख्या से रचना को अंदाज़ा हो गया था कि समाज में अमन का कद कितना बड़ा था। दूर दूर से उसके फेसबुक फ्रेंड्स भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आ रहे थे। कुछ रचना तक पहुंच पाते थे तो कुछ बाहर पुरुषों की बैठक से ही लौट जाते थे। भाभी, ये अमन भैया के फेसबुक फ्रेंड है अनिल, हरिद्वार से आए हैं। श्वेता के यह कहने पर घुटनों में सिर दिए बैठी रचना ने मुंह उठाकर देखा। अमन के ही हम उम्र दो युवक नम आंखें लिए हाथ जोड़े खड़े थे। एक युवक विदेशी लग रहा था। रचना ने भी हाथ जोड़कर अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। भाभी जी, जो कुछ हुआ उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे सहेजने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बेशक हमारी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। अनिल रचना के पास बैठ गया। ये मेरा दोस्त समर है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है, भारतीय दर्शन पर शोध कर रहा है। असल भारत की परंपराएं और रीति रिवाज जानने की जिज्ञासा लिए गांव-गांव शहर-शहर भटकता रहता है। इसे भी मैं अपने साथ ले आया, अनिल ने आगे कहा तो रचना ने समर की तरफ हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। रचना ने देखा भूरे बालों वाले समर ने अपने कान पर पियर्सिंग करवाकर सोने की बाली सी पहन रखी है। दाहिने हाथ की कलाई और बाएं हाथ की भुजा पर विदेशी भाषा में लिखे कुछ शब्दों के टैटू बनवा रखे थे, जिनके अर्थ रचना की समझ से परे थे। होजरी की पतली सी सफ़ेद टी शर्ट और फुल्ली रुग्गड़ जींस में वह सचमुच सबसे अलग दिख रहा था। शारदा की चुभती दृष्टि महसूस कर रचना ने समर पर से अपनी निगाहें हटा ली और फिर से अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। तभी रचना को उबकाई सी आई और वह भागकर वॉश बेसिन की तरफ गई। उल्टी करके पलटी तो देखा कि समर पानी का गिलास लिए खड़ा था। रचना को समर की हरकत अजीब लगी, लेकिन उसे समर के कोमल हृदय होने का आभास अवश्य हो गया था। उसने चुपचाप पानी के 2 घूंट लिए और अपनी जगह आकर बैठ गई। अनिल जी, आप लोग खाना खा लीजिए। श्वेता अनिल और समर को खाने के लिए ले गई। समर ने रचना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। आपने खाया? मगर रचना से उसे कोई प्रत्युत्तर का भाव नहीं मिला। अनिल की ट्रेन दूसरे दिन सुबह की थी। पूरे 20 घंटे समर को रचना के घर ही रहना था। उसकी आंखें हर गतिविधि का भरपूर अवलोकन कर रही थी, लेकिन भाषाई समस्या के कारण वह अधिक कह सुन नहीं पा रहा था। बार बार रचना की तरफ उठती उसकी आंखों में रचना के प्रति सहज संवेदना झलक रही थी। एहसासों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता भी कहाँ होती है। रात को खाना खाने के बाद शिष्टाचारवश जब समर अपनी जूठी प्लेट सिंक में रखने गया तो उसे शारदा और श्वेता की फुसफुसाई सुनाई दी। हिंदी की समझ ना होने के कारण उसे समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ शब्द जैसे एबॉर्शन, रचना आदि से उसने अनुमान लगाया कि ये बातें पारिवारिक फैसले शायद रचना को लेकर हो रहे हैं। रचना के प्रति उसकी सहानुभूति और भी अधिक गहरी हो गई। भाभी, हम चलते हैं। आप अपना और हमारे भाई की निशानी का ख्याल रखिएगा। कोई भी परेशानी हो तो छोटा भाई समझकर बेहिचक याद कर लेना। अनिल अगली सुबह रचना से विदा लेने आया। उसके पीछे हाथ जोड़े समर भी खड़ा था। रचना मुंह से कुछ नहीं बोली, बस अंगूठे से जमीन कुरेदती रही। भाई की निशानी पता नहीं बचेगी भी या नहीं, समर मन ही मन सोच रहा था। अमन की 13वीं के रचना के ऑफिस से भी कुछ लोग आए थे
औपचारिकता वाली बातें सुनकर आप थक चुकी होंगी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप कब तक ऑफिस ज्वाइन करेंगी? रचना के बॉस असद ने पूछा। इस बारे में हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया है। फिलहाल 6 महीने तो भाभी कहीं आना जाना नहीं करेंगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या करना है। रचना के मुंह खोलने से पहले ही श्वेता बोली, रचना जी, जो भी फैसला करना हो सोच समझ कर कीजिएगा। आपका एक निर्णय आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए जवाबदेह हो सकता है। असद ने उसे सचेत किया, लेकिन रचना तो अपने दुख में इतना डूब चुकी थी कि उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई। बस मशीन की तरह जो भी आदेश उसे दिया जा रहा था वह किए जा रही थी। अवचेतन मन में कहीं ना कहीं यही बात भी थी कि उसके हठ या नादानी के कारण उसके अमन की आत्मा को कोई कष्ट ना पहुँचे। रचना, आज शौक उतारने की रस्म होगी। तुम्हें अपने मायके जाकर वापस आना है। वहाँ नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं। और हाँ, याद रखना, तुम्हारा मुंह कोई सुहागिन स्त्री ना देखे, तुम्हारी माँ भी नहीं, वरना अपशगुन होगा। शारदा ने एक रोज उसे कहा। जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, उसका मुंह भला माँ के लिए अशुभ कैसे हो सकता है? रचना विस्मित थी, लेकिन तर्क वितर्क करना तो जैसे वह भूल ही चुकी थी। अमन को गए महीना हो चला था। रचना के भीतर इतना कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता कि जब तब आंखों के रास्ते बरस पड़ता था। रचना किससे अपने दिल की हाल कहे, किससे अमन की यादों को साझा करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। आसपास की दुनिया के लोग भी उससे कटे कटे जैसे रहते थे। शारदा तो सुबह सुबह उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। लोगों की आंखों में दिखाई देने वाली दया, बेचारगी, सहानुभूति उसे असहज कर देती थी। वह सारा दिन अकेली अपने कमरे में बैठी मोबाइल हाथ में लिए बस सर्फिंग करती रहती। एक दिन फेसबुक पर समर की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर रचना को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने उसे स्वीकार कर लिया। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग मी एज फ्रेंड। तुरंत ही मैसेंजर पर समर का मैसेज उभरा। रचना बिना कोई रिप्लाई दिए ऑफलाइन हो गई। हेलो, हाउ आर यू? हैव यू स्टार्टेड ऑफिस? कैन वी चैट ऑन फोन? प्लीज़ गिव योर मोबाइल नंबर। दूसरे दिन सुबह समर के इतने सारे मैसेज देखकर रचना मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने अपना मोबाइल नंबर उसे मैसेज कर दिया। रात 11 बजे जब सब सो गए तब रचना ऑनलाइन थी। मैं आई कॉल यू, समर का मैसेज दिखाई दिया। ओके, रचना ने रिप्लाई करने से पहले मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया। मोबाइल घरघराया। अनजान नंबर था। रचना ने कॉल रिसीव की। यह समर ही था। थोड़ी देर औपचारिक बातें हुई। रचना को समर से बात करके अच्छा लगा। आगे भी टच में रहने की अनुमति लेने के बाद समर ने फ़ोन रख दिया। अब हर रोज़ देर रात तक समर के फ़ोन आने लगे। रचना को भी उसके कॉल्स का इंतज़ार रहने लगा था। समर टूटी फूटी हिंदी में उससे पूरे दिन का ब्यौरा पूछता और रचना टूटी फूटी इंग्लिश में उसे बताती। हो सकता है यह बातचीत समर के लिए उसके शोध का एक हिस्सा मात्र हो, लेकिन रचना उससे बात करके बेहद तनाव मुक्त महसूस करती थी। अनजान व्यक्ति के सामने खुलना वैसे भी काफ़ी राहत भरा होता है, क्योंकि यहाँ राज के जग जाहिर होने का भय नहीं होता। अमन तो अब रहे नहीं। रचना का यहाँ अकेले दम घुटता होगा। आप कहें तो हम इसे अपने साथ ले जाएं। एक दिन बेटी से मिलने आए रचना के माँ पापा ने शारदा से इजाज़त मांगी। रचना भी इस बोझिल माहौल से निकलना चाहती थी। अभी तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ दिनों बाद पंकज इसे आपके पास छोड़ आएगा। शारदा ने कुछ सोचते हुए कहा तो रचना के मम्मी पापा खाली हाथ लौट गए। क्यों ना रचना को पंकज के नाम की चुनरी ओढ़ा दी जाए। बात घर की घर में ही रह जाएगी। एक रात शारदा ने पति विजय से जिक्र किया।
विजय को भी पत्नी की बात में दम लगा, लेकिन क्या पंकज और भाई साहब इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? उनके भी तो अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे। कौन जाने पंकज ने किसी को पसंद ही कर रखा हो, विजय ने आशंका जताई। मैं कल पंकज से बात करके देखती हूँ, शारदा ने पति को आश्वस्त किया। चाची, मैं भाभी को अपनाने के लिए सोच तो सकता हूँ, लेकिन यह बच्चा, मुझे लगता है कि बच्चे को लेकर आज भावनात्मक आवेश में लिया गया फैसला मेरी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए नासुर बन सकता है। यह किसी के भी हित में नहीं होगा, ना मेरे, ना रचना और ना ही बच्चे के। पंकज ने व्यवहारिकता भरा अपना मत स्पष्ट किया। तो ठीक है ना, अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मैं किसी डॉक्टर से बात करके इसे अबॉर्ट करवाने की व्यवस्था करती हूँ, शारदा ने कहा, जिसे सुनते ही रचना के पाँवों के नीचे से जमीन खिसक गई। अनजाने ही फैमिली मीटिंग में उठे इस मुद्दे पर हो रही बहस उसके कानों में पड़ गई थी। समर, आई एम इन ट्रबल, माई फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू अबॉर्ट माई बेबी। रात में रचना ने सिसकते हुए समर को फ़ोन पर बताया। ओ माई गॉड, हाउ कैन दे डू दिस? रचना, माई डियर, आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस, बट लिसन, यू शुड गो टू योर मॉम, शी मस्ट हेल्प यू। समर ने रचना को अपनी मजबूरी तो बताई, लेकिन साथ ही उसे रास्ता भी सुझा दिया। दूसरे दिन रचना ने अपनी माँ को फ़ोन करके मायके जाने की इच्छा जताई और 2 दिन बाद ही उसके पापा उसे ससुराल से ले गए। वैसे रचना, तुम्हारी सास और पंकज का फैसला मुझे व्यवहारिक लगता है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे तो और हो जाएंगे, तुम्हें पंकज के फैसले में सहयोग करना चाहिए। माँ ने भी जब रचना को दुनियादारी समझाने की कोशिश की तो वह टूट गई। प्लीज समर, जस्ट गाइड मी, व्हाट शुड आई डू नाउ? आई वॉन्ट टू कीप माई चाइल्ड। रात को रचना समर से बातें करते हुए फफक पड़ी। वुड यू लाइक टू मैरी मी? आई विल एक्सेप्ट दिस बेबी। समर ने बिना किसी लाग लपेट के कहा तो रचना चौंक गई। आर यू ओके? यू नो वॉट यू से? रचना ने पूछा। यश, आई नो वॉट आई सेड, अमन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। ओके देन कम टू मीट माई फैमिली। रचना ने उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उसे आमंत्रित किया। अगले ही सप्ताह समर और अनिल रचना के घर आए। तुम पागल हो गई हो रचना, तुम जानती भी हो कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। समर तो आज यहाँ है, कल अपने देश चला जाएगा। क्या तुम हमसे दूर पराए देश में रह पाओगी? कहीं तुम्हारे पति समर का मन बदल गया तो हम तुम्हारी मदद करने की स्थिति में भी नहीं होंगे, पापा ने उसे समझाया। कल किसने देखा है पापा? क्या हमने अमन को लेकर कभी यह कल्पना की थी कि हमें यह दिन देखना पड़ेगा? नहीं ना, तो फिर जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए पापा, यह अमन की आखिरी निशानी है। रचना लगभग रो ही पड़ी थी। पापा निशब्द थे, कमरे में सिर्फ रचना की सिसकियां गूंज रही थी। हम तुम्हारी बेवकूफ़ी में साथ नहीं दे सकते रचना, जान ना पहचान ऐसे ही कैसे किसी परदेसी के साथ शादी के तुम्हारे फैसले को मान ले? तुम खुद भी समर को कितना जानती हो, एक बार तो उजड़ चुकी हो, तुम्हें दोबारा उजड़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। बेहतर है तुम पंकज के बारे में ही सोचो, बच्चों का क्या है, और हो जाएंगे। माँ ने भी शब्दों को कठोर करते हुए पापा की हाँ में हाँ मिलाई। उस समय किसी की बात नहीं बनी, ना तो रचना मम्मी पापा के सामने अपना पक्ष ठीक से रख पाई और ना ही भाषा की समस्या के कारण समर उनका भरोसा जीत सका। अनिल की मध्यस्थता भी काम ना आई। दोष किसी का भी नहीं कहा जा सकता। बेटी के माँ बाप थे, फिक्रमंद होना लाजिमी था। सभी माँ बाप शायद ऐसे ही होते होंगे। समर को निराश ही वापस लौटना पड़ा। बातें के पाँव भले ही ना हो, लेकिन उनकी गति बहुत तीव्र होती है। रचना और समर के बारे में जब उसकी ससुराल वालों को पता चला तो बहुत बवाल मचा।
सास ने तो कुलच्छनी कहते हुए उसके लिए घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। रचना अकेली जरूर हो गई थी, लेकिन कमज़ोर नहीं। उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। हालांकि माँ अब भी चाहती थी कि रचना पंकज से शादी करके उसी घर में वापस चली जाए। आखिर देखा भाला परिवार है, अनहोनी तो किसी के भी साथ हो सकती है। इधर रचना के गर्व का आकार बढ़ता जा रहा था और उधर उस पर माँ का दबाव था पंकज से शादी करने और बच्चा गिराने का। लेकिन रचना किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकी। तनाव अधिक बढ़ने लगा तो उसने घर छोड़ दिया और वर्किंग वेमेन हॉस्टल में रहने लगी। समर का शोध कार्य लगभग पूरा होने को ही था। इसके बाद यदि वह चाहे तो उसे अस्थायी तो फिलहाल नहीं, पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में वही यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिल जाएगी। किसी और को भरोसा हो ना हो, रचना को उस पर पूरा भरोसा था। प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। बच्चे की दादी ने तो उससे नाता तोड़ ही लिया था। नानी भी रचना के पास नहीं थी। समर और अनिल ने ही आकर सारा काम संभाला। रचना ने बेटी को जन्म दिया। उस नर्म सी बच्ची को गोद में लेकर समर आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था। इज दिस रियली माइन? समर ने बच्ची को चूमते हुए कहा। किसके साथ किसका रिश्ता कब और कैसे बन जाता है कोई नहीं जानता। बीज किसने डाला और फल किसके हाथ लगा, सब संजोग की बातें हैं। यह सोचकर रचना मुस्कुरा दी। समर, रचना और यह बच्चा मेरे दोस्त की निशानी है। इन्हें हिफाजत से रखना मेरे दोस्त। अनिल ने समर को गले लगाकर नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। समर कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन इतना तो समझ ही गया था कि अब रचना उसकी हो चुकी है। उसने रचना को बाहों के घेरे में ले लिया। रचना ने मुस्कुराकर अपना हाथ एक तरफ समर और दूसरी तरफ बच्ची के इर्द गिर्द लिपटा लिया। बंद आंखों से खुशी की बूंदें छलकने लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।